जय भीम बच्चों। आइए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कॉमिक्स पढ़ते हैं। अम्बावडे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित एक गांव। रामजी सकपाल यहाँ के निवासी थे, जो ब्रिटिश सेना के महार रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे। उनकी पत्नी थी भीमाबाई। किसी दिन एक संत ने भविष्यवाणी की कि मैं एक नक्षत्र का उदय होते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा, वह विश्वविख्यात होगा। 14 अप्रैल 1891 में रामजी सकपाल के घर में उनकी 14वीं संतान ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया भीमराव रामजी सकपाल। 2 वर्ष की अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। परिवार में और लोग भी असमय स्वर्ग सिधार गए। भीमराव के केवल 2 भाई बलराव और आनंदराव तथा 2 बहनें मंजुला और तुलसा शेष रही। पिता के रिटायर होने के पश्चात उनका परिवार दापोली में आ बसा। यहीं भीमराव को एक प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखवाया गया। वह एक बोरा लेकर विद्यालय जाते। कक्षा में उसे सबसे अलग बिठाया जाता। कोई बालक उसका स्पर्श न करता, ना ही कोई उसके साथ खेलता। भीम को इसके कारणों का पता नहीं था। भीम पढ़ने में अत्यंत मेधावी था। एक बार ध्यान से जो सुन लेता, वह उसे स्मरण हो जाता। कुछ ही समय में वह अपनी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र बन गया। पिता को सतारा में मिलिट्री क्वार्टर मिला तो पूरा परिवार वहीं आ गया। गर्मियों की धूप। एक दिन भीमराव स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में प्यास लगी। एक जगह कुआं दिखा तो पानी निकालकर पीने लगे। एक व्यक्ति ने ऐसा करते देख लिया तो चिल्लाया, महार होकर कुएं पर चढ़ गया। शोर सुनकर आसपास के लोग आ जुटे। सब उस पर बरस पड़े। मारो, इसे याद तो रहेगा, फिर दोबारा ऐसी हरकत ना करेगा। हाँ, मारो मारो, पीटो। भीमराव को निर्दयतापूर्वक पीटा गया। रोते हुए घर पहुंचा, सारा हाल कह सुनाया। कोई कुछ ना बोला। बड़े भाई ने धीरे से कहा, ऐसी गलती फिर मत करना, हम लोग कुएं पर नहीं चढ़ सकते हैं। इसके कुछ दिनों बाद की एक घटना। भीम बाल कटवाने नाई की एक दुकान पर पहुंचे। नाई ने पूछा, कहाँ रहते हो? महार पट्टी में। महार हो क्या तुम? हाँ। इतना सुनते ही नाई ने बाल काटने से इनकार कर दिया। चुपचाप घर चला आया। बहन ने उसके बाल काटे। पिता गोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। छुट्टियों में एक दिन भीम अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने चल पड़ा। रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी द्वारा वे गोरेगांव के लिए चले। गाड़ीवान ने पूछा, वहाँ किसके पास जाना है? रामजी सकपाल के यहाँ। भीम ने बताया, वे हमारे पिता हैं। इतना सुनते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। कहा, मैं तुम लोगों को नहीं ले जा सकता, तुम अछूत हो। मेरी गाड़ी अपवित्र कर दी। राम राम। गाड़ीवान ने उन्हें वहीं उतार कर वापस चला गया। वे पैदल ही चल पड़े। आधी रात को पिता के यहाँ पहुँचे। हृदय पर लगातार पड़ने वाली चोटों और समाज के तिरस्कार ने भीम को अंतर्मुखी बना दिया। वह अपना पूरा समय अध्ययन में बिताता। बरसात का महीना। भीम स्कूल जा रहे थे। अचानक तेज बारिश होने लगी। किताबें कापियाँ भीग ना जाएं, यह सोचकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। घर की मालकिन देख रही थी। गरज उठी, महार होकर हमारी दीवार छूता है। लाठी से जोर का प्रहार किया। भीमराव लड़खड़ाकर गिर पड़ा। किताबें कापियाँ मिट्टी में सन गईं। कीचड़ से लथपथ बरसा में भीगते हुए भीमराव ने किताबें कापियाँ उठाईं और स्कूल की ओर चल पड़ा। उसका दर्द बांटने वाला कोई ना था। गहन अंधकार में भी जैसे सूरज की किरणें अपना उजाला फैला देती हैं, वैसी ही प्रकाश की किरण भीमराव के जीवन में आई। वह किरण थी विद्यालय में एक अध्यापक का आगमन। वे भीमराव की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उसे पुत्रवत स्नेह करते। कहते, तुम अम्बावडे के हो, मेरे पुरखों का गांव वही है।
वे भीमराव को अपने पास बिठाकर भोजन कराते, कहते, मैं जानता हूँ तुम अछूत हो भीमराव, तुम्हारे साथ जो व्यवहार हो रहा है उसका बदला क्रोध से नहीं कार्य से लो। तुम पढ़ लिख कर बड़े बनो और दिखला दो कि अछूतों में भी हीरा होता है। शिक्षक के इस उपदेश का भीमराव के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। वे दुगने उत्साह और मनोवेग से अध्ययन में जुट गए। कक्षा में हमेशा सर्वप्रथम आते। शिक्षक उसे बराबर प्रोत्साहन देते। उसके पिता से मिलते तो कहते, अपने बेटे को खूब पढ़ाओ, वह हीरा है हीरा। सतारा से सारा परिवार बम्बई की गरीबों की बस्ती में आ गया। पिता ने रुपए उधार लेकर गहने गिरवी रखकर भीमराव को बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती कराया। यहाँ भी उसके साथ वही भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता। विपरीत घटनाओं और हृदय पर चोट लगने के कारण भीमराव को और नैतिक बल मिलता था। उसका मन गहने संकल्प से भर गया था। उसे आगे पढ़ना है, हर दशा में आगे बढ़ना है। कक्षा में गणित का एक पीरियड अध्यापक ने सवाल हल करने हेतु बोर्ड पर लिख दिया था। कोई छात्र हल ना कर पा रहा था। केवल भीमराव हाथ उठाकर रखा था। तुम हल कर सकते हो? यस सर, हल करके दिखाओ। भीमराव ज्यों ही ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ा, सारे लड़के हड़बड़ाकर शोर करने लगे। दरअसल लड़कों ने अपने टिफ़िन बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रखे थे। भीमराव के छू लेने पर वह कैसे खा सकते थे। लड़कों ने अपने अपने टिफ़िन बॉक्स हटा लिए। तब भीमराव ने सवाल हल किया। सही हल था। शिक्षक ने शाबाशी दी, किंतु भीमराव को कोई खुशी ना हुई। वह भारी मन से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आगे की पढ़ाई में द्वितीय भाषा का चुनाव करना था। संस्कृत विषय चुना तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। कारण, शिक्षा समिति के एक सदस्य ने कहा, तुम्हें स्कूल में संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्यों? इसलिए कि मैं अछूत हूँ? हाँ, स्पष्ट जवाब मिला। किशोर भीमराव मन महसूस कर रह गया। विद्रोह करके वह कर भी क्या सकता था। हठ करने पर आगे की पढ़ाई मारी जाती। द्वितीय भाषा के रूप में पर्शियन लेना पड़ा। सन 1907 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस बीच पिता ने शादी कर दी। एक गरीब पर सुशील सीधी लड़की से भीमराव का विवाह हो गया। भीमराव का ध्यान केवल पढ़ाई की ओर था। इंटर की परीक्षा पास कर बीए की पढ़ाई शुरू कर दी। महाराज बड़ौदा ने प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। भीमराव ने आवेदन कर दिया। उन्हें 25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति मिलने लगी। इस छात्रवृत्ति से उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला। कॉलेज में भी उन्हें अपेक्षा और अपमान का दंश झेलना पड़ता। होटल कीपर ने उन्हें चाय पानी देने से इनकार कर दिया। तुम अपना बर्तन लाओ तो उसमें दे सकता हूँ। सन 1912 ईस्वी में भीमराव ने बीए कर लिया। आगे भी पढ़ना चाहते थे, किंतु अनेक विवशताएं सामने थीं। बड़ौदा रियासत में नौकरी शुरू कर दी। 2 फरवरी 1913 ईस्वी को पिता का देहांत हो गया। उनके रूप में एक सहारा टूट चुका था। अब वे सर्वथा अकेले थे। महाराज बड़ौदा 4 प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे। भीमराव का चुनाव कर लिया गया। अनुबंध यह था कि पढ़ाई के उपरांत 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। सन 1913 ईस्वी के जुलाई माह में अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका में उनके सामने जिंदगी का एक नया ही नज़ारा था। यहाँ उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वे यहाँ समानता और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। सन 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया। पीएचडी के लिए काम शुरू किया। अपने शोध पर वे लगातार 20-20 घंटे तक काम करते रहते। जून 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हो गई। फिर अमेरिका से लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में उन्होंने एक नई प्रगतिशील दुनिया देखी। जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना था।
सर्वत्र बौद्धिकता का सम्मान था। इसी दौरान महाराजा बड़ौदा के दीवान का पत्र आ गया कि उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई है, वह भारत आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करें। डीएससी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे भारत आने की तैयारी करने लगे। भारत वापसी में उनके सामने एक नवीन दृष्टि थी। मनुष्य आखिर समान क्यों नहीं है? अमेरिका और इंग्लैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भारत में क्यों है? सितंबर 1917 के मध्य में बड़ौदा आए। महाराज बड़ौदा अंबेडकर को उनकी योग्यता के कारण राज्य का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, किंतु अपने अधिकारियों के विरोध के कारण मिलिट्री सचिव का पदभार दे दिया। कार्यालय में अंबेडकर के मातहत कर्मचारी उनका स्पर्श नहीं करते थे, टेबल पर दूर से ही फाइलें रखकर जाते। चपरासी ने उनको पानी पिलाने से भी मना कर दिया था। अंततः दुखी होकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बम्बई के सैंडहर्स्ट कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। कॉलेज में पढ़ाने लगे। उच्च जाति के छात्रों में खलबली मच गई, पर उनकी विद्वता और पढ़ाई के ढंग पर वे मंत्रमुग्ध हो गए और उनका विरोध रुक गया, पर भेदभाव का व्यवहार बना रहा। उनके लिए पीने का पानी, बैठने की कुर्सी सब अलग रखी जाती। कॉलेज की कैंटीन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर सोचते कि उनके जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से जब ऐसा हो रहा है, तो फिर उनके समाज के अन्य व्यक्ति कैसा उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। उनके हृदय में भारी उथल पुथल मची थी। 31 जनवरी 1920 दलितों के मुखपत्र मूक नायक के प्रथम अंक का प्रकाशन किया। यह सर्वत्र चर्चा का विषय बन गया। वे लंदन में छोड़ी हुई अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इधर उधर से कुछ कर्ज जुटाकर 1920 के जुलाई माह में लंदन के लिए रवाना हो गए। डीएससी की डिग्री प्राप्त करने में लग गए। आगे चलकर वह बोन विश्वविद्यालय जर्मनी में भी अध्ययन करने पहुँचे। लंदन में उन्होंने एमएससी और डीएससी बार एटला जैसी उच्चतम डिग्रियां प्राप्त कर ली थीं। शिक्षा पूरी कर वे स्वदेश वापस आ गए। वकालत शुरू की। अदालत में उनकी धाक जम गई। उनके तर्कों के आगे जज भी निरुत्तर हो जाया करते थे। सन 1924 ईस्वी में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। जाति प्रथा और सामाजिक विषमता के खिलाफ मुखर आवाज़ें उठाईं। अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। इस दौरान उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। नाम रखा गया राज रतन। वे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए संघर्ष की जिस राह पर चल रहे थे, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी से भी मतभेद हुआ। देश में आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को यह पर्व मनाया जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। इसी बीच उनकी पत्नी रमाबाई का स्वर्गवास हो गया। वह एक लंबे अरसे से बीमार थीं। काम में उलझे अंबेडकर पत्नी की पर्याप्त देखभाल नहीं कर पाए। भारत में संविधान की रचना करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इस सभा में चुनकर आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेता इस सभा के सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली। सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी भारतीय संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने अथक परिश्रम कर 8 अनुसूचियों और 395 अनुच्छेदों वाला संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस प्रकार उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार होने का श्रेय प्राप्त हुआ।
डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को भारतीय जनता को समर्पित करते हुए कहा, मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाएगी। समिति के सदस्यों ने मुझे देश सेवा का जो अवसर दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे व्यवहार में लाने वाले सदस्य अच्छे ना हों तो वह निश्चय ही बुरा सिद्ध होगा। अनेक बाधाओं को दूर कर हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, दूसरों की अपेक्षा मुझे इसकी कल्पना अधिक है कि प्रारूप समिति ने और विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी निष्ठा, लगन और उत्साह के साथ इस कार्य को पूरा किया है। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करके और उसके बाद उसका अध्यक्ष चुनकर हमने जो कार्य किया, उससे बढ़कर दूसरा अच्छा कार्य हम नहीं कर सकते थे। फरवरी 1948 ईस्वी में देश के सभी महत्वपूर्ण अखबारों में संविधान का प्रारूप प्रकाशित हुआ, जिसमें लोगों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर मिस सविता कबीर से शादी कर ली। उन्हें एक ऐसे सहयोगी की सख्त ज़रूरत थी जो उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की यथोचित देखभाल कर सकती थी। संविधान के प्रारूप पर लंबी समीक्षा, विचार विमर्श व कुछ संशोधनों के उपरांत इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी हमारे लिए स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था। अतः पारित होने के 2 माह पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर भाषाओं के भंडार थे। वे हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगाली, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, रशियन और अंग्रेजी के साधारण जानकार ही नहीं वरन प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। 14 अक्टूबर 1956 को अपनी पत्नी और लाखों लाख अनुयायियों के साथ करुणावतार भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के समता के सिद्धांत पर आधारित बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 6 दिसंबर 1956 इस महामानव ने सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। एक युग का अंत हुआ। उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से अलंकरण से सम्मानित किया। धन्य है महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।